हमने ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन शकुन, कई इवेंट्स में हमने भाग लिया। तो उस समय एक किसान का बेटा का उतना सुख सुविधा नहीं मिलता था, लेकिन अभाव में रहकर जो हम सेना में ज्वाइन किए, यही हमारे लिए बहुत उपलब्धि। ज्वाइन द नेवी सी द वर्ल्ड है, ऐसे स्लोगन कहा जाता है। तो हमने करीब 22 कंट्री गया, यूरोप से लेकर एशियाई कंट्री, सब जगह गया और सब जगह का माहौल देखा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमें तो हिंदुस्तान ही सबसे प्यारा लगता है। सर, आपने जिंदगी का बिंदा सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया, उसके साथ फ्री कोचिंग दी, बच्चों को ऐसे फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराई, गांव में फ्री एम्बुलेंस सेवा दी। उसके पीछे आपका क्या विजन था? हम 40 कमांडो के साथ बम्बई से जब हम पूर्णिया आए थे। अच्छा, उस इंसिडेंट के बाद सब कुछ बंद कर दिया गया, क्या वो डिसीजन इमोशनल था या मजबूरी? समय गांव की लाइफ आज के टाइम से कितनी अलग थी आपका टाइम 90s में? नेवी ज्वाइन करने का कोई आइडिया नहीं था। बचपन में क्या सपना था आपका? कि बचपन में सपना था, सच में लगता है कि डेवलपमेंट से ज्यादा पैसा और दारू चूज किया जाता है अपने समाज में को? हमें अगर हम छोड़ के आते तो लोग कहते हैं कि देखो फौज का ट्रेनिंग नहीं कर सका, ये हमें ट्रेनिंग करना पड़ा। लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आया और सिर्फ 350 करीब 350 वोट ही मिले, क्या उस मोमेंट में आपको अंदर से तोड़ दिया था? फिर हमारी बहू ने, जो नौसेना में एक कमांडर है, उन्होंने कही कि इलेक्शन आप जो लड़ना था, जिंदगी का मेरा सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक। आप बताइएगा नेवी का ट्रेनिंग कैसा था? उस टाइम का सबसे टफ एक्सपीरियंस अगर आप कुछ साझा करना चाहें। हमें महसूस हुआ 12 दिन रहकर करीब 6000 लोगों को रेस्क्यू किए थे उस समय, हमारे साथ हमारे जवानों ने। अपने बच्चों को कैसी वैल्यू दी कि वो आज देश की सेवा में बड़े पोस्ट पे अभी कार्यरत हैं? बेटा अभी नेवी में कमांडर है। ड्यूटी करते वक्त सबसे यादगार पल कौन सा था आपके लिए ये पूरे सर्विस पीरियड में? में ही बताया जाता है कि सेल्फ डिसिप्लिन इज द बेस्ट डिसिप्लिन। जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द क्या है? दुश्मनों का सामना करना या अपनों का साथ छोड़ देना? आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिन्होंने समुद्र में तूफान देखे और जमीन पर इंसानों के रंग। जय हिंद मित्रों, मैं आदित्य राज आप लोगों का स्वागत करता हूं आदित्य के विरासत के इस नए एपिसोड में। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए और अपने गांव के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले आपके दोस्तों को, और आप यहाँ पे हम इंटरव्यू लेने आए, इसको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं सब लेफ्टिनेंट कैरी सिंह, रिटायर फ्रॉम इंडियन नेवी, और सभी सुनने वाले को नमस्कार। और आज मैं यहाँ विद्युपुरडीह में जन्म लिया, बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा। 1982 जुलाई में नौसेना में ज्वाइन किया और इस दरमियान काफ़ी कुछ देखा। 2012 में रिटायर होकर देश सेवा किया, बच्चों की सेवा किया, समाज सेवा में कार्यरत हूँ। आपका बचपन गांव में कैसा गुजरा? तो बचपन गांव में अभाव में गुजरा। जो भी बच्चे को सुख सुविधा मिलता है वो नहीं था। उन लोगों को पढ़ने के लिए उस टाइम सरकारी स्कूल ही हमारे लिए सफिशिएंट था, और ये जो बिजली की सुविधा नहीं थी, हम लोग लालटेन और दिया जला के पढ़ते थे। दुनिया के अलग अलग जगह देखने के बाद अपना गांव आपको कैसा लगता है? गांव हमारा अपनी माँ तो माँ होती है, हमारा जन्मभूमि है, अच्छा लगता है। और जो आपस में बाहर देखता हूँ जितना प्यार है ना, वो यहाँ पर एक दूसरे को लोग ईर्ष्या ज़्यादा है जी। और
हम प्रयास ये कर रहे हैं यहाँ पर, अभी सत्संग ही, कल सत्संग हुआ, प्रयास ये कर रहे हैं कि कम से कम एक प्रेम बांटो, प्रेम से रहो। पैसा और जो संपत्ति वगैरह अलग बात है, और प्रेम से रहना अलग बात है। एक दूसरे को ईर्ष्या मत करो, स्पर्धा करो कि हम आगे बढ़े। तो इस अध्यात्म के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि कम से कम हमारा अध्यात्म निरंकारी मिशन जोड़ने का काम करता है, और बाहरी समाज जो है तोड़ने का काम करता है। तो उसके मुकाबले में हमारे समाज में परिवर्तन की बहुत ज़रूरी है। आज के गांव के यूथ में आप क्या चेंज देखते हैं, पहले के गांव के यूथ और अभी के गांव के यूथ में? पहले के जो यंगस्टर थे अपना संघर्ष करते थे, वहाँ पर सरकारी स्कूल में ही लोग पढ़ाई करते थे और आपस में उनका समन्वय था। लेकिन अभी जो बच्चे हुए अपने आप पे जो है वो इंडिविजुअल हो चुके हैं, अपने में लिमिट हो चुके हैं। जब तक आप एक दूसरे से पहले लोग बैठ कर पढ़ाई करते थे, इकट्ठा होकर एक दूसरे को जो है अपना थॉट शेयर करते थे, लेकिन आजकल जो सब एकाकीपन हो गया है, अपने में लिमिट रहता है। गांव के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कहते हैं समय हीरा से भी कीमती होता है। इस समय के पहचान करो और इस समय का वैल्यू दो। ये अभी आपको करियर बनाने का समय है, मिनट का वैल्यू दो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। अगर तूने समय को खो दिया, ये वापस नहीं आने वाला। यही में आपका चरित्र का निर्माण होगा, आपका भविष्य सुरक्षित होगा। जितना मेहनत करोगे उतना आप अच्छा रहोगे। तो मैं नौजुवक से यही सलाह देना चाहूँगा जो अपना संघर्ष कर रहे हैं, 24 घंटा में एटलीस्ट कम से कम 15 घंटा अपने जीवन के, अच्छा जीवन के लिए संघर्ष कीजिए, पढ़ाई कीजिए, तभी आप सुंदर जीवन बना सकते हैं। आज के ओवरऑल यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? बस स्पर्धा की भावना रखिए, पढ़ाई कीजिए, मिल के रहिए, एक दूसरे का थॉट शेयर कीजिए और आगे बढ़िए। अगर कोई नेवी या डिफेंस में जाना चाहें तो उसको क्या एडवाइस देंगे? उसके लिए आपको मेंटली टफ, फिजिकली फिट होना चाहिए, और अभी से आप शुरू से ही तैयारी करेंगे। एकाएक फौज में जाने के लिए आप सोचेंगे चला जाऊंगा। जब आप जाते हैं हाई स्कूल में तो आपका मोटो होना चाहिए कि हमको जाना क्या है, और कोशिश ये करना चाहिए कि हम एनडीए के थ्रू जाएं, सीडीएस के थ्रू जाएं, और उसी के अनुसार अगर आप तैयारी एक दिन, साल भर के 2 साल की तैयारी से नहीं होगी। आपको शुरुआत से ही तैयारी करनी पड़ेगी और अपने आप को इस लायक बनाना पड़ेगा कि हम उसमें जाके अपने देश सेवा कर सकते हैं, और उसके बाद अपने परिवार को भी सेवा कर सकते हैं, समाज को भी सेवा कर सकते हैं। डिसिप्लिन और देशभक्ति के बारे में आपका क्या मानना है? देशभक्ति, जब तक अनुशासित जीवन नहीं जियोगे, देशभक्ति नहीं हो सकता है। और अनुशासन ही देश को महान बनाता है। जब तक अनुशासन जीवन में नहीं आएगा, ना आप आगे बढ़ सकते हो, ना देश आगे हो सकता है। तो इसमें अनुशासन बहुत ही ज़रूरी है, और ऐसा अनुशासन, ऐसा डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द बेस्ट डिसिप्लिन। आपको स्वयं का इस तरह से अनुशासित रहना है कि लोग आपको देखें कि ऐसा जीवन हमको भी जीना है, ऐसा अनुशासित जीवन हमको भी जीना है। तो आपको प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए, तभी देश का कल्याण हो सकता है और देशभक्ति हो सकती है। अगर अभी आप अपने मम्मी पापा को कुछ कहना चाहेंगे, अगर वो अभी होते, तो आप उनको क्या कहते हैं इस पल में? अब माँ बाप का तो कर्ज कोई चुका नहीं सकता, और हम अपने परिवार में सबसे छोटे हैं, और एक ज़रूर तमन्ना थी कि हमारा बेटा सरकारी नौकरी हो, तो हम उनके रहते हुए सरकारी नौकरी तो हो गया था। लेकिन जिस तरह से आध्यात्मिक विकास हुआ हमारे परिवार में, जिस तरह से आज जो अंकित कुमार हैं, अभी फौज में कमांडर हैं, वो उनकी पत्नी भी कमांडर है, तो उनको बहुत खुशी होती। लेकिन अब तो उन्होंने अपना जो है
चाहा भी होंगे, आशीर्वाद तो दे ही रहे होंगे, लेकिन आज वो रहते तो बहुत गौरवान्वित महसूस करते। और जहां भी हमें जरूरत पड़ती थी, हमें खुद सोचना पड़ता था कि हमें करना क्या है। तो अगर देखा जाए कुल मिला के जो माहौल था, जो हमारा अवेलेबल सोर्सेज था, उसके अनुसार जो भी हुआ हमने अच्छा से पढ़ाई किया। और हम लोग मीडियम क्लास परिवार से आते हैं, तो उस समय एक किसान का बेटा का उतना सुख सुविधा नहीं मिलता था, लेकिन अभाव में रहकर जो हम नौसेना में ज्वाइन किए, यही हमारे लिए बहुत उपलब्धि थी। गांव की लाइफ आज के टाइम से कितनी अलग थी आपके टाइम पे 90s में? उस समय और अभी की तुलना जब हम करते हैं, तो उस समय था अभाव तो था, लेकिन गांव में आपसी प्रेम और अपनापन ज्यादा था। लोग एक दूसरे को कदर करते थे। लेकिन अभी जो परिवेश में देख रहा हूं, वो जो प्यार और अपनापन नहीं दिखता है, सब बिखरे हुए लग रहे हैं। नेवी ज्वाइन करने का आइडिया सबसे पहले कैसे आया? नेवी ज्वाइन करने का कोई आइडिया नहीं था। बचपन में क्या सपना था आपका? तो बच 12 दिन रहकर करीब 6000 लोगों को रिस्क्यू किए थे उस समय हमारे साथ हमारे जवानों ने। बचपन में सपना था कि हम पढ़ाई लिखाई करके अच्छा सा कोई अधिकारी बनेंगे, लेकिन उस समय हमें मजबूरी थी। यहाँ पर केला की खेती होती थी, और केला की खेती अगर गिर जाए आंधी तूफान में तो कोई ऑप्शन नहीं बचता था। तो उस समय हम आर्यन कॉलेज में पढ़ते थे, और पढ़ाई के बाद हम सोचते थे कि हम कुछ आगे पढ़ के बनेंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। तो एक बार जब केला गिर गया 1981 में, बहुत ही बड़ा तूफान आया था, तो उस समय सोचे कि नहीं, कहीं ना कहीं हमें नौकरी करनी है। और हमने फॉर्म भरा नेवी के लिए और उसमें सेलेक्ट हो गया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जब आपका सिलेक्शन हुआ और जब आप सिलेक्शन के लिए गए भर्ती प्रक्रिया में, तो फैमिली का रिएक्शन क्या था उस टाइम, मम्मी पापा का और अपने भाई का? उन लोगों को कोई भरोसा नहीं था कि इस फौज में जा रहा है। और जब बोल रहे थे कि जाना है, बोलता है कि काफी लोग ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा है, इसको कैसे हो जाएगा। लेकिन बहुत सहज रूप से हम जो है उसमें चले गए। लेकिन जाने के बाद वो उस समय हम लोग फिजिकल ट्रेनिंग नहीं करते थे, तो वहां पे जाने के बाद जो फिजिकल ट्रेनिंग जब तकलीफ होती थी, तो उस टाइम पत्राचार जब चिट्ठी लिखते थे तो इन लोगों को काफी तकलीफ होता था कि, और ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग में तकलीफ तो होती है। तो उस समय तकलीफ जो होती थी, हम उनको जब शेयर करते थे चिट्ठी के माध्यम से, तो लोग दुखी हो जाते थे। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम इसको, हमें अगर हम छोड़ के आते तो लोग कहते हैं कि देखो फौज का ट्रेनिंग नहीं कर सका। ये हमें ट्रेनिंग करना पड़ा, और बहुत अच्छा मेहनत से हमने ट्रेनिंग पास किया। जब आपका सिलेक्शन हो गया था, तो उस टाइम फैमिली का रिएक्शन कैसा था, आपके पिताजी और माताजी का? सब लोग खुश थे, पूरे परिवार कुटुंब सब खुश थे कि चलो एक सरकारी नौकरी लगना जी जो है बड़ी बात थी। तो सब लोग खुश थे। अच्छा, आप बताइएगा नेवी का ट्रेनिंग कैसा था उस टाइम का, सबसे टफ एक्सपीरियंस अगर आप कुछ साझा करना चाहें हम लोग के बीच। फौज का कोई भी ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग आसान नहीं होता। जो लोग, हमने कभी समुंदर नहीं देखा था, जो लोग बच्चे जाते थे फौज में, तो जो तैयारी नहीं करके जाते हैं तो उनको तकलीफ तो बहुत झेलना पड़ता है फिजिकल ट्रेनिंग। तो कोई भी प्रशिक्षण जब यहाँ पे जब जाते हैं बच्चे, रॉ मटेरियल लेते हैं, उस रॉ मटेरियल को एक फौलादी जवान बना के जब देश की सेवा के लिए प्रस्तुत करता है, तो इस रॉ मटेरियल को फौलादी जवान बनने में, फौज मतलब फौलादी जवान जी, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो बिल्कुल जो आप गांव से जितना आपका स्ट्रेंथ है सबको
एक अच्छा सा उनको प्रशिक्षण देकर और एक देश के सिपाही तैयार होता है। अच्छा सर, बताइएगा कि समुद्र में ड्यूटी करते वक्त सबसे यादगार पल कौन सा था आपके लिए ये पूरे सर्विस पीरियड में? जब देश सेवा के भाव से गए थे तो हर समय यादगार पल ही था, और उस यादगार पल में हमने ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन शकुन, कई इवेंट्स में हमने भाग लिया। लेकिन सबसे यादगार पल जब 2008 में कोसी बांध टूटा था, और उस समय हम 40 कमांडो के साथ बम्बई से जब हम पूर्णिया आए थे और वहां पर सुपौल में जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जो भाग लिया, वो हमारे लिए बहुत ही सुकून का पल था कि भारतीय नौसेना में रह के हुए साथ अपने बिहार के लोगों को हम सेवा जो कर पाए, बहुत आनंद हमें महसूस हुआ। 12 दिन रहकर करीब 6000 लोगों को रेस्क्यू किए थे उस समय हमारे साथ हमारे जवानों ने। आपके सर्विस पीरियड में कभी ऐसा मोमेंट आया जब काफी चीजें बहुत चैलेंजिंग हो गई हो, आपको लग रहा हो कि यहाँ पे बहुत चैलेंजिंग है, या फिर कुछ ऐसा मोमेंट जो आप साझा करना चाहें? जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी हम अपना बखूबी निभाते थे, और चैलेंजिंग जॉब है, जो टास्क दिया जाता है फौज में, एक टास्क दिया जाता है, इसको आपको टास्क पूरा करना है। और स्पेशली नौसेना में वहाँ कोई रेजिमेंट नहीं होता, वहाँ पे सभी स्टेट के बच्चे आते हैं, जवान आते हैं, सबके साथ मिलके और एक साथ मिलके चलना पड़ता है। तो हम हर घड़ी हमारी चैलेंजिंग जॉब थी, कोई भी टास्क दिया जाता था तो हम बखूबी पूरा करते थे। नेवी की लाइफ ने आपकी पर्सनैलिटी और डिसिप्लिन को कैसे बदला? मतलब गांव के लड़के से एक फौज में, और फौज से जैसे बढ़ते बढ़ते एक अफसर तक का। पहली बात तो है कि जो भी फौज में जाते हैं ना, तो यहाँ पर जो माहौल होता है वहाँ पे टोटली अलग होता है। एक अनुशासित जीवन जीना सिखाता है। तो प्रशिक्षण में ही बताया जाता है कि सेल्फ डिसिप्लिन इज द बेस्ट डिसिप्लिन। तो सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं अनुशासित रहना बहुत जरूरी है, और जब तक हम अनुशासित नहीं रहेंगे, कहीं भी चाहे तो हम उस सेवा हम नहीं कर सकते। तो फौज का ट्रेनिंग अगर देखा जाए तो जितने भी यहाँ पे नौजवान हैं, अभी एनसीसी के माध्यम से चाहे कोई अलग माध्यम से, फौज का ट्रेनिंग कम से कम सभी जवानों के लिए 1 साल कंपलसरी होना चाहिए। जी। अच्छा सर, बताइएगा कि नेवी में रहते हुए कौन कौन सी जगह देखी और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, मतलब विदेशों में या फिर अपने देश में ही, ऐसा कुछ? विदेशों में भी हम ज्वाइन द नेवी सी द वर्ल्ड ऐसे स्लोगन कहा जाता है। तो हमने करीब 22 कंट्री गया, यूरोप से लेकर एशियाई कंट्री, सब जगह गया और सब जगह का माहौल देखा। लेकिन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यहाँ पर भी इतनी अनेकता में एकता है, हमें तो हिंदुस्तान ही सबसे प्यारा लगता है। अच्छा सर, बताइएगा कि आपने अपने बच्चों को कैसी वैल्यू दी कि वो आज देश की सेवा में बड़े पोस्ट पे अभी कार्यरत हैं? बच्चे के लिए हमने कोई ज़्यादा मेहनत नहीं किया, क्योंकि हम तो फौज में जाते थे, सेलिंग करते थे। लेकिन हमारे जो मिसेज हैं मैडम, उन्होंने काफ़ी अच्छा सा उनको परवरिश किया, और बच्चों को जो गांव में सुख सुविधा नहीं मिलता है उनको सब सुख सुविधा मिला। तो आज बच्चे, बेटा अभी नेवी में कमांडर है, तो बड़ी गर्व की बात है। और हमारी यही इच्छा थी कि अगर यही सुख सुविधा हमारे गांव के बच्चों को मिलता तो यहाँ भी कई अवसर बन के जा सकते हैं। जब आपने सुना कि आपके बेटे भी मतलब नेवी में ज्वाइन हो चुके हैं और एक ये अफसर बन चुके हैं, उस टाइम आपका रिएक्शन कैसा था और पूरे फैमिली का रिएक्शन कैसा था?
इसमें बिल्कुल है कि सभी लोग खुश थे। चलो, हम नौसेना में एक सिपाही रूप में भर्ती होकर गए थे और हमारा बेटा एक अधिकारी से ज्वाइन किया है, तो सभी के परिवार में सब बहुत खुश थे कि चलो कम से कम एक परिवार में जो है इस सिस्टम को लेके चले आगे, हम बढ़े इसको। तो जब हमने बाप है तो बेटा भी उसको फॉलो करता है। तो इसमें जो हम सिपाही में भर्ती हुए थे, अब बेटा डायरेक्ट अफसर बना, तो खुशी तो होना स्वाभाविक है। जी सर, आपने राजीव बिंदा सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया, उसके साथ फ्री कोचिंग दी, बच्चों को ऐसे फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराई, गांव में फ्री एम्बुलेंस सेवा दी, उसके पीछे आपका क्या विजन था? आदित्य, हम जानते थे कि आज जिस समाज में हूं, जन्म लिया हूं, तो देश सेवा, परिवार सेवा, हर इंसान को एक समाज सेवा का भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो हमने सोचा अपने बड़े भैया से सहायता लेकर, बच्चे जहाँ पे हैं, जिस रूप में हैं, तो वहाँ पर तो अपना वो रिटायर होने के बाद कहीं अपना अलग ही अपना आशियाना बना सकते हैं। यहाँ पर भी अगर कुछ कल्याण का काम हो, ये जगह जो है हमने बड़ा मेहनत से बनाया है, तो क्यों नहीं कुछ अच्छा से काम में यूज हो कि भविष्य में यहाँ के बच्चे को भी वो सुविधा मिले, बच्चे भी आगे जो है पढ़ाई करें अच्छा से। तो जो सुविधा जो हमारा अवेलेबल सोर्स था, इसलिए हम चाह रहे थे कि हम बच्चों को सुविधा दें, बच्चे भी आगे बढ़े। इसी के सोच के कि जब तक स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कार अच्छा बच्चों को नहीं मिलेगा, बच्चों को विकास नहीं होगा। तो स्वास्थ्य और शिक्षा और संस्कार पे हमने ध्यान दिया। जब आप बच्चों को फ्री में पढ़ाते थे और उनकी हेल्प करते थे, उस वक्त आपका सबसे ज्यादा खुशी किस बात में मिलता था? मतलब एक कुछ ऐसा मोमेंट रहा होगा कि इससे मतलब बहुत संतुष्टि मिलता होगा देख के अपने गांव के बच्चों को या फिर समाज में लोगों को? जब यहाँ पर हम बच्चों को देखते थे, अनुशासित रूप से बच्चे पढ़ते थे और जो भी टास्क दिया था करते थे, मुझे बहुत खुशी होती थी कि आजकल देख रहा हूँ समाज में लोग अपने में सीमित है, दूसरे को कोई अहमियत नहीं देता। लेकिन हमारी जब अध्यात्म में गए, जब निरंकारी मिशन में, तो वो सिखाते हैं कि जिंदगी में अपने के अलावा दूसरे के लिए भी जीना चाहिए। तो जब हमारा प्रयास से कुछ अच्छे पल, बच्चे का जो परफॉर्मेंस हम देखते थे, तो मुझे अच्छा लगता था। अच्छा सर, बताइएगा कि मतलब क्या आपको लगता था कि आपका ये इनिशिएटिव गांव की डायरेक्शन बदल सकता है जब आपने सोशल वर्क स्टार्ट किया? हमारा सिद्धांत था एकला चलो रे, जो दी तो रे डाक। और अगर हमारा विचार अच्छा होगा तो लोग साथ देंगे और साथ दे रहे हैं। तो इसमें आपको मेरी सोच अच्छा था, लोगों ने हमें सहायता किया, सहयोग किया, उसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन अच्छे काम में परेशानी थोड़ा होती है, लेकिन रिजल्ट निकलेगा और निकल रहा है। जी, जब गांव वालों ने आपको इलेक्शन लड़ने के लिए कहा, उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? इलेक्शन जो लड़ना था, जिंदगी का मेरा सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक था। इस समाज को, नब्ज को हमने नहीं पहचाना। हमने सोचा था कि हमने देश सेवा कर लिया, बच्चों की सेवा कर लिया, बच्चे अपने अपने जगह पे अच्छे पोस्ट पे है, कुछ समाज का सेवा हम इस रूप में किया जाए कि जो सोर्सेज आए उसको हम समाज के विकास के लिए कहें। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि जो यहाँ पर साम दाम दंड भेद नीति और लोगों का जो है क्या चाहिए, तो अगर इसमें गहराई में नहीं जाना चाहता था, कुल मिला के ही बोलूंगा कि समाज के लोगों को जो चाहिए उन्होंने सिलेक्शन किया, लेकिन अपने आप को मैं वो बहुत बड़ा, जिंदगी का बहुत बड़ा मैं गलती मानता हूं। लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आया और सिर्फ 350, करीब 350 वोट ही मिले, क्या उस मोमेंट में आपको अंदर से तोड़ दिया था? नहीं, बिल्कुल। मुझे मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट थी कि अगर हम
इस मिशन में कामयाब होते तो समाज की भलाई होता। बच्चों को हमारे पास समय था, बच्चे के लिए हमने बच्चों के सहयोग से एक फील्ड का भी निर्माण हुआ था, फिजिकल ट्रेनिंग हम देते। नौसेना में करीब हम 9 साल प्रशिक्षण में ही विभाग में थे, तो जो फिजिकल स्ट्रेंथ था, बच्चों को क्या चाहिए था हमें मालूम था, थ्योरी क्लास भी कराते। तो इसमें सोचे बच्चों ने, यहाँ के समाज ने अपने बच्चों का भलाई नहीं सोचा, था हमें क्या बिगाड़ा, हम खुश थे। और इसी दरमियान हमारे बेटा का कोर्स ऑस्ट्रेलिया आ गया, तो वहाँ भी हम जा नहीं सकते थे। तो हम तो परमात्मा का लाख लाख शुक्राना करते हैं कि परमात्मा सब ठीक हो रहा है। चाहे थोड़ा सा भी हम अपने आप को ये नहीं महसूस किया कि हम इलेक्शन में हार गए, बहुत खुशी हुई। चलो समाज को हमें नहीं चाहिए हमारे जैसे लोग, तो हमें कोई उसको दुख नहीं हुआ। अच्छा सर, बताइएगा कि क्या आपको सच में लगता है कि डेवलपमेंट से ज्यादा पैसा और दारू चूज किया जाता है अपने समाज में? प्रयास तो करता है कि जन्मभूमि है मेरा, बोला जाता है कि चैरिटी बिगेन्स एट होम। ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा। ये अभी जो प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र किसी ने बनाया था कि प्रजातंत्र और उसमें पंचायती राज, फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेसी अगर अच्छा होगा तो देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा। लेकिन यहां पर देखा जाए कि उस पंचायती राज का गुण और दोष, जिसने भी बनाया था संविधान, वो बहुत अच्छे सोच के बनाया था, लेकिन इस तरह से दारू और पैसा जब हावी होता है समाज पे, तो लोग 2000 रुपया और एक बोतल दारू पे अपने विकास को बेच देते हैं। तो जो इंसान जब उसका जमीर जब मर चुका होता है, तो अपने ना वो उसके अंदर ये सोच रहता है कि हम बच्चों का विकास करें या हम समाज का विकास करें। केवल पर्सनल विकास में ही अपने आप को संतुष्ट हो जाता है, फिर आगे विकास कैसे हो सकता है। अच्छा सर, इलेक्शन से रिलेटेड एक लास्ट सवाल है कि सबसे ज्यादा दर्द किस बात का हुआ, लोगों के बदल जाने से या अपनों का साथ ना देने से? दर्द किसी बात की भी नहीं हुई, क्योंकि हमने सोचा कि शायद अगर हमारे पास समाज हमें इस जिम्मेदारी देंगे तो इसकी खुशबू पूरे बिहार में फैलेगी और एक सुंदर समाज की संरचना होगी। लेकिन लोगों ने हमें चूज नहीं किया, इसके लिए थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं हुई। वही चेहरे पे मुस्कुराहट, कोई अगर देखने वाले बोल रहे थे हार गया, देखो कैसे एकदम बिल्कुल ऐसी मुस्कुरा रहा है। तो जब हमारी कुछ इच्छाएं रहती है, स्वार्थ रहता है, तब हमको दर्द होता है। हमारे पास तो स्वार्थ था ही नहीं, हम तो केवल सेवा के लिए इसको काम के मुखिया के चुनाव लड़े थे। तो सेवा भावना था, समर्पण भावना से था, तो लोगों ने स्वीकार नहीं किया, तो हमें दुख दर्द नहीं हुआ। अच्छा, उस इंसिडेंट के बाद सब कुछ बंद कर दिया गया, क्या वो डिसीजन इमोशनल था या मजबूरी? ये जब कुछ दिन के बाद ये विचार आया कि जिसको अपने बच्चों पे अपना भविष्य की चिंता नहीं है, तो हम चिंता क्यों करें। फिर हमारी बहू ने, जो नौसेना में एक कमांडर है, उन्होंने कही कि डैडी जी, अगर आप सोच रहे हैं कि हम ट्रस्ट को बंद कर दें, तो इसमें तो लोग सोचेंगे कि इनका जो मुखिया के चुनाव भर का था। लेकिन प्रयास अभी भी कर रहा हूं, हमें इससे कोई रिलेटेड नहीं था, सेवा भावना थी। अच्छे टीचर मिलेंगे, अभी भी हम इसको चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हमारा सहयोगी सुरेश हैं, डॉक्टर राम लव किशोर सिंह जी हैं, सहयोग करते रहते हैं। समय पे जब भी किसी की जरूरत पड़ती है, हम सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन बच्चों का जो शिक्षा का जो है, अभी हम फिर शुरुआत करने वाले हैं। अच्छा कोई योग्य अच्छा टीचर मिलेगा, हम बच्चों को फिर से हम पढ़ाई शुरू करेंगे। अच्छा, आज अगर आप उस फेज को याद करते हैं तो क्या लगता है, गलती सिस्टम की थी या फिर समाज सेवा की जो एक्सपेक्टेशंस थी उसकी गलती थी? समाज की हमारी सेवा में कोई अपने आप को मैं टटोलता हूँ, कोई इच्छाएं नहीं थी। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सबसे बड़ी गलती समाज को शिक्षित होना, और यही प्रयास कर रहे थे कि हमारे समाज के लोग सूखा रोटी खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ।
और जहां तक सहयोग होता है, अगर आप सक्षम नहीं हो, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन इस बात को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। और हमारा समाज अगर शिक्षित होता, इस बात समझता कि एक फौजी अधिकारी आया है यहाँ सेवा के लिए, क्यों ना उसको सेवा लिया जाए, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया। तो हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अभी भी अगर बेसिक चीज देखा जाए, अगर हमारा शिक्षित समाज जब तक नहीं होगा, तब तक इसको जो है लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकता। तो मन करता है कि वापस से गांव के लिए सारी चीज शुरू किया जाए। प्रयास तो करता है कि जन्मभूमि है मेरा, बोला जाता है कि चैरिटी बिगेन्स एट होम। तो हम जहां भी रहते हैं अपना प्रयास करते हैं, बम्बई में रहते हैं, जो भी बिहार से कैंसर पेशेंट जाते हैं तो वहाँ पे अगर रहने की सुविधा, ब्लड देने की बात आती है, उसकी सुविधा, वो सेवा करते ही हैं। और यहाँ से भी हमारी यही सोच है कि सब अगर अच्छे लोग आएंगे, बचा हुआ जिंदगी हम जरूर सत्संग तो कर ही है, हम इस परमात्मा को जानने के बाद हम गुरु का तो प्रचार कर ही रहे हैं, साथ में समाज का भी विकास का काम करें। जी। अच्छा सर, बताइएगा आप कि जब आप निरंकारी मिशन से जुड़े, उसके बाद आपका सोच और लाइफ में क्या क्या बदलाव हुए? निरंकारी मिशन में जुड़ना भी एक संयोग था। जब हम पहली बार सत्संग में गए, तो जब छोटे छोटे बच्चे वहाँ उसका विचार सुन के इतनी प्रभावित हुआ, सोचा कि हमारे बच्चे भी आएंगे तो इतनी अच्छा विचार बोलेंगे और जीवन में कर्म में ढालेंगे। तो पहला ही यही था हमारे दिल में कि हमारे बच्चों का भी अच्छा सा विकास होगा। और हमने प्रयास, जब ये मैं कोचीन में गया था पहली बार, और वहाँ पर किसी के घर में सत्संग होती थी, तो हमने कहा घर में सत्संग क्यों हो रही है, उसको बाहर होना चाहिए, सबके लिए है। और हमने प्रयास किया और सत्संग कम्युनिटी हॉल में होना शुरू हो गया। क्या स्पिरिचुअलिटी ने आपको उस टफ फेज से बाहर निकालने में हेल्प की थी? अगर हम निरंकारी मिशन में नहीं जाते तो शायद जिंदगी में ऐसा बदलाव नहीं आता। हम बिल्कुल पूरा फौजी थे, और जो दिनचर्या था, काम करना, रात में ड्रिंक लेना, तो जिसके भी परिवार में जैसा कोई अगर ड्रिंक लेता हो, उसका परिवार सुखी नहीं रहता है। तो हमसे इससे निजात मिला। फिर हमारे घर में आपस में वातावरण अच्छा हुआ, और उसमें यही सिखाया जाता है, एक ने कही दूजे न मानी, नानक कहे दोनों ब्रह्म ज्ञानी। तो ये बदलाव, समर्पण की भावना जो है ना, जीवन में काफ़ी बदलाव आया। आज आप स्पिरिचुअलिटी को यूथ के लिए कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? बहुत ज़रूरी है अध्यात्म। जब तक इंसान के जीवन में अध्यात्म नहीं आएगा, उसका जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। और जो युवक हैं, क्योंकि वो युवक ही बैकबोन ऑफ सोसाइटी, अगर उनका युवा अवस्था में वो जिस मोड़ पे वो जाना चाहे वो जा सकते हैं। अगर उसमें अगर आ जाता है, युवा अवस्था में अध्यात्म का ज्ञान हो जाता है, तो ना केवल उसका विकास होगा, समाज का विकास होगा, और प्रदेश का विकास होगा, और पूरा देश का विकास होगा, पूरा दुनिया का विकास होगा। अच्छा सर, बताइएगा कि दुनिया में अलग अलग जगह देखने के बाद अपना गांव आपको कैसा लगता है? गांव हमारा, अपनी माँ तो माँ होती है, हमारा जन्मभूमि है, अच्छा लगता है। और जो आपस में बाहर देखता हूँ जितना प्यार है ना, वो यहाँ पर एक दूसरे को लोग ईर्ष्या ज़्यादा है जी। और हम प्रयास ये कर रहे हैं, यहाँ पर अभी सत्संग ही, कल सत्संग हुआ, प्रयास ये कर रहे हैं कि कम से कम एक प्रेम बांटो, प्रेम से रहो। पैसा और जो संपत्ति वगैरह अलग बात है, और प्रेम से रहना अलग बात है। एक दूसरे को ईर्ष्या मत करो, स्पर्धा करो कि हम आगे बढ़ें। तो इस अध्यात्म के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि कम से कम हमारा अध्यात्म निरंकारी मिशन जोड़ने का काम करता है, और बाहरी समाज जो है तोड़ने का काम करता है। तो उसके मुकाबले में हमारे समाज में परिवर्तन की बहुत ज़रूरी है।
आज के गांव के यूथ में आप क्या चेंज देखते हैं, पहले के गांव के यूथ और अभी के गांव के यूथ में? पहले के जो यंगस्टर थे अपना संघर्ष करते थे, वहाँ पर सरकारी स्कूल में ही लोग पढ़ाई करते थे और आपस में उनका समन्वय था। लेकिन अभी जो बच्चे हुए अपने आप पे जो है वो इंडिविजुअल हो चुके हैं, अपने में लिमिट हो चुके हैं। जब तक आप एक दूसरे से पहले लोग बैठ कर पढ़ाई करते थे, इकट्ठा होकर एक दूसरे को जो है अपना थॉट शेयर करते थे, लेकिन आजकल जो सब एकाकीपन हो गया है, अपने में लिमिट रहता है। गांव के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कहते हैं समय हीरा से भी कीमती होता है। इस समय के पहचान करो और इस समय का वैल्यू दो। ये अभी आपको करियर बनाने का समय है। मिनट का वैल्यू दो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। अगर तूने समय को खो दिया, ये वापस नहीं आने वाला। यही में आपका चरित्र का निर्माण होगा, आपका भविष्य सुरक्षित होगा। जितना मेहनत करोगे उतना आप अच्छा रहोगे। तो मैं नवयुवक से यही सलाह देना चाहूँगा जो अपना संघर्ष कर रहे हैं, 24 घंटा में एटलीस्ट कम से कम 15 घंटा अपने जीवन के अच्छा जीवन के लिए संघर्ष कीजिए, पढ़ाई कीजिए, तभी आप सुंदर जीवन बना सकते हैं। आज के ओवरऑल यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? बस स्पर्धा की भावना रखिए, पढ़ाई कीजिए, मिल के रहिए, एक दूसरे का थॉट शेयर कीजिए और आगे बढ़िए। डिसिप्लिन और देशभक्ति के बारे में आपका क्या मानना है? देशभक्ति, जब तक अनुशासित जीवन नहीं जियोगे, देशभक्ति नहीं हो सकता है। और अनुशासन ही देश को महान बनाता है। जब तक अनुशासन जीवन में नहीं आएगा, ना आप आगे बढ़ सकते हो, ना देश आगे हो सकता है। तो इसमें अनुशासन बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसा अनुशासन, ऐसा डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द बेस्ट डिसिप्लिन। आपको स्वयं का इस तरह से अनुशासित रहना है कि लोग आपको देखें कि ऐसा जीवन हमको भी जीना है, ऐसा अनुशासित जीवन हमको भी जीना है। तो आपको प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए, तभी देश का कल्याण हो सकता है और देशभक्ति हो सकती है। अगर अभी आप अपने मम्मी पापा को कुछ कहना चाहेंगे, अगर वो अभी होते, तो आप उनको क्या कहते हैं इस पल में? अब माँ बाप का तो कर्ज कोई चुका नहीं सकता, और हम अपने परिवार में सबसे छोटे हैं, और ये जरूर तमन्ना थी कि हमारा बेटा सरकारी नौकरी हो, तो हम उनके रहते हुए सरकारी नौकरी तो हो गया था। लेकिन जिस तरह से आध्यात्मिक विकास हुआ हमारे परिवार में, जिस तरह से आज जो अंकित कुमार हैं, अभी फौज में कमांडर हैं, वो उनकी पत्नी भी कमांडर है, तो उनको बहुत खुशी होती। लेकिन अब तो उन्होंने अपना जो है चाहा भी होंगे, आशीर्वाद तो दे ही रहे होंगे, लेकिन आज वो रहते तो बहुत गौरवान्वित महसूस करते। देश के यूथ के लिए आपका फाइनल मैसेज क्या होगा? एक बार और कहना चाहूँगा कि हमारा देश का यूथ जो है बैकबोन ऑफ सोसाइटी, और हमारा बैकबोन अगर मजबूत रहेगा तो हमारा समाज का विकास होगा। तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे, मेहनत कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए, और मेहनत करने के बाद अपने आप को इस लायक बनाइए कि ना केवल आप अपना सेवा कर सके, देश के सेवा भी कीजिए, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाइए। जो भी आपने सीखा है, कोशिश कीजिए कि हम समाज के बच्चों को हम दें। हम इनसे वही प्रार्थना करते हैं और उनको सलाह देते हैं कि अपने अलावे समाज में भी कुछ समय देना चाहिए, समाज के विकास के लिए। दोस्तों, आज हमने एक ऐसी कहानी सुनी जो सिर्फ एक नेवी के ऑफिसर नहीं, बल्कि एक सिपाही के तौर पे गए, उसके बाद ऑफिसर तक बने, उसके बाद एक ऐसे इंसान की जज्बे, सेक्रीफाइस और रियलिटी की कहानी है। और गांव में बहुत सारे यूथ है जिनको अभी भी ये गाइड कर रहे हैं। बहुत सारे मतलब अगर कोई भी यूथ अगर गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनको सही डायरेक्शन में ले जाना,
इनका एक तरीके से क्या बोलते हैं कि पार्ट ऑफ लाइफ है इनके लिए। अगर आपको इस तरीके की कहानी पसंद आ रही है और आपको इस तरीके की और लोगों की लाइफ के एक्सपीरियंस सुनना पसंद है तो आप आदित्य की विरासत को सपोर्ट कर लीजिए।